हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इजी कैम। एज यू ऑलरेडी नो दैट हमारे इस चैनल पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास पहले से ही कंटिन्यू है, बट आज से हम एक नया कोर्स 10th क्लास की केमिस्ट्री और स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बारे में थोड़ा बेसिक सी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ सबसे पहले आती है निकल के कि केमिकल रिएक्शन या सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है। इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इस वीडियो के अंदर आपको दोनों ही लैंग्वेजेस, दोनों ही भाषा, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों को ही बराबर फायदा होगा, बराबर बेनिफिट होगा। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को आसानी से समझकर इससे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड को क्लियर करना होता है जिसको बोला जाता है चेंज, जिसे हिंदी में बोला जाता है परिवर्तन। परिवर्तन वास्तव में है क्या? चेंज हम किसे कहेंगे? चेंज का मतलब होता है किसी की भी शुरुआत की और अंतिम स्थिति के, अगर इन दोनों अवस्थाओं की हम बात करें कि किसी की शुरुआत की अवस्था क्या थी और उसकी अंतिम अवस्था क्या थी, तो इस दौरान जो परिवर्तन आया, या फिर ये कह सकते हैं इस दौरान हमें जो अंतर देखने को मिलेगा किसी भी चीज के अंदर, उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को कहेंगे हम चेंज या परिवर्तन कहा जाता है उसे। परिवर्तन जो होते हैं हमारे, चेंजेस जो होते हैं, छोटी क्लासेस में वैसे इसका डिस्कशन आ जाता है। तो चेंजेस जो होते हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं। एक तो फिजिकल चेंज जिसे बोला जाता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है केमिकल चेंज जिसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। ये चेंज हमारे दो तरह के होते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, इसमें हम केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन भौतिक या फिजिकल चेंज की भी। तो वास्तव में हमें क्या करना है, शुरुआत और अंतिम के बीच का अंतर देखना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर शुरुआत से लेकर अंत तक किसी चीज के अंदर केवल कुछ गुणों में बदलाव आता है, केवल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो चेंज आया है, जो परिवर्तन हुआ है उसके अंदर, वो फिजिकल चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास मोम था, वैक्स था, हमारे पास मोम था, अगर उसे हम पिघला देते हैं, मोम का पिघलना, मोम अगर पिघल रहा है तो उस अवस्था में हम क्या कहेंगे कि पहले सॉलिड फॉर्म में था मोम, ठोस अवस्था में था, अब वो लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में आ गया है। जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर वास्तव में कुछ बदलाव नहीं आया, केवल उसकी एक अवस्था थी जब वो ठोस अवस्था से द्रव या तरल अवस्था तक पहुंचा है। तो इस परिवर्तन को, इस चेंज को हम फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन के अंदर गिनते हैं। इसी तरह से अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर हमें कोई नया पदार्थ, कोई नई चीज हमें मिलती है और उस नई चीज को बोला जाता है उत्पाद या प्रोडक्ट, उसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर किसी के अंदर केवल कुछ प्रॉपर्टीज में, कुछ गुणों में अंतर आए तो उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। अगर उसके अंदर कोई नया पदार्थ बन रहा है तो उस चेंज को, उस परिवर्तन को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको केमिकल चेंज को पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको हमेशा कोई ना कोई नया पदार्थ उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका अगर उदाहरण देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण जो कि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है वो है, उदाहरण है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। खाने का पचना,
केमिकल चेंज का एग्जांपल अगर हम कहें तो वो क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड। क्यों होगा? क्योंकि जब भी डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो हमें एक नई चीज, हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा उस क्रिया के होने से पहले नहीं थी, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे शरीर के अंदर बदलाव आया है, जो चेंज आया है, वो एक केमिकल चेंज था। उससे हमें एक नए पदार्थ, नए स्वरूप का पता चला है, नई चीज हमें मिली है, वहां से एनर्जी। तो इस तरह से केमिकल चेंज हमारे वो चेंज हैं जिसके अंदर हमें कोई नई चीज देखने को मिलती है। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको हमेशा केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? केमिकल रिएक्शन आपकी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर आपको कोई ना कोई केमिकल चेंज दिखाई दे, या फिर क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया आपके क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको हमेशा रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमेशा रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे कि, क्योंकि रसायन के अंदर हम जितने भी हमारे तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब की बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होगी हमेशा वो तत्वों से, एलिमेंट से जुड़ी हुई होगी। जैसे कि सबसे आसान सा एग्जांपल अगर हम लें तो हम जानते हैं पानी का जो सूत्र होता है, जल का, वाटर का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो होता है H2O। लेकिन हमें पता है ये फॉर्मूला कैसे बना होगा। ये फॉर्मूला बना होगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिले, तब उन्होंने H2O फॉर्म किया। इस रिएक्शन के बारे में जो भी बेसिक सी चीजें हैं आपको अभी पता चल जाएंगी। तो ये हमारा हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। लेकिन यहां से अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपको क्या देगा, यहां से आपको वाटर मिल रहा है। अगर हम इसी बात को एक स्टेटमेंट में बोले, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, तो साइंटिफिक व्यू से तो ये ठीक लगता है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की तरह सोचें तो वहां पर हमें थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा। क्यों? हमें बहुत लंबा स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है। तो इसी बात को अगर हम उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें, उसके संकेतों में, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके संकेतों में लिख रहे हैं, सिंबल्स में लिख रहे हैं, तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो भी हम ये एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, जो भी ये काम हमने किया है, वो तरीका, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो गणितीय तरीका जहां जिससे किसी केमिकल रिएक्शन को हम उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके को क्या कहा जाता है? उस तरीके को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण कहा जाता है उस गणितीय तरीके को। तो अभी हमने क्या देखा, केमिकल चेंज के बारे में देखा। केमिकल चेंज होते क्या है, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको ऑलवेज केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से जुड़ी हुई हैं, बेसिक सी चीजें हैं। क्या हैं वो चीजें? अगर हम कंडीशंस देखें, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एक कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेशर की, कोई रिएक्शन ऐसी है जो हाई प्रेशर पर कंप्लीट होगी, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो हीट की प्रेजेंस में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखने पर, हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट होंगी, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी,
कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती हैं। सो वी कैन से दैट देयर आर मैनी कंडीशंस प्रेजेंट फॉर वेरियस रिएक्शंस। किसी की हम बात करें, अगर किसी को कोई रिएक्शन ऐसी है जो प्रेशर की प्रेजेंस में होगी, प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करने पर ही होगी, अगर उसे प्रेशर नहीं मिला तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे ही ये सारी अलग अलग कंडीशंस हैं जिनके ऊपर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसी में एक वर्ड आता है, अगर इसी की कंडीशन हम देखें, वो है कैटलिस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगा। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, आपने एक रिएक्शन सुनी होगी, एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसके अंदर हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिक्स करते हैं, एक साथ मिला करके अपने लिए खाना, कार्बोहाइड्रेट्स और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश और यहां पर आपका उत्प्रेरक जो था वो क्लोरोफिल था। तो यहां से जो बनते हैं हमारे, वो एक तो ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। याद रहे, इनके इस इक्वेशन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी मिस हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसके अंदर हमें ये नहीं पता कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, ऐसी बेसिक चीजें अभी यहां से गायब हैं। तो इसी रिएक्शन के अंदर से आप बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, एरो जो आप देख रहे हैं, उसका सिरा हमेशा ये बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में हो रही है। तो तीर के निशान का जो सर है, जो उसका सिरा है, वो हमेशा रिएक्शन किस दिशा में हो रही है, अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसकी दिशा में ही उत्पाद दिखाए जाते हैं, प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं। जहां से हमारा ये एरो स्टार्ट हो रहा है, जहां से हमारा ये तीर का निशान शुरू होता है, शुरुआत से जहां से शुरू हो रहा है, वहां से अभिकारक दिखाए जाते हैं, जिन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। और तीर के निशान के ऊपर नीचे हमेशा कैटलिस्ट लिखे हुए होते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये कुछ वो चीजें हैं जो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे किस साइड में प्रोडक्ट होंगे, किस साइड में रिएक्टेंट होंगे, कि कहां पर आपके कैटलिस्ट या उत्प्रेरक लिखे जाते हैं। इसी के साथ में जब भी आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो वहां पर आपको ब्रैकेट के अंदर उसकी अवस्था, उसकी जो स्टेट है वो लिखी हुई मिलेगी। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है G, तो उसका मतलब होता है गैस, कि वो गैसीय अवस्था में इस अभिक्रिया के अंदर उपयोग किया जा रहा है। इस रिएक्शन के अंदर द रिएक्टेंट इज यूज्ड और द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, अगर G लिखा हुआ है तो गैसियस फॉर्म में है, L लिखा हुआ है तो लिक्विड फॉर्म में है, S लिखा हुआ है तो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में, और चौथी आपको अगर स्टेट मिलेगी तो वो मिलेगी एक्वस, जिसका मतलब होता है ये मिक्स अवस्था में है, कुछ पानी इसके अंदर मिक्स होकर के तब ये हमारी उत्पन्न हुई है। तो ये अवस्थाएं आपको किसी भी रिएक्शन के इक्वेशन को लिखते टाइम पे लिखनी होती हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। इसी के साथ में कई बार आपको एक तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा हुआ मिलता है। किस तरह से, अगर कहीं लिखा हुआ है ये एरो जो आप देख रहे हैं,
अगर ये एरो कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब होता है कि यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसियस स्टेट में, मान के चलिए अगर आपको ये ब्रैकेट में इसकी स्टेट नहीं भी दी गई है, केवल एरो यहां पर लगा हुआ है, तो आप देखते ही ये बता सकते हैं कि यहां से जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है वो गैसियस स्टेट में फॉर्म हो रहा था। तो अपर एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट। ठीक है, इसके आगे हमें बात करनी है किस तरह से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से बैलेंस किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है बैलेंसिंग की। किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं। आपको या तो स्टेटमेंट के रूप में वो रिएक्शन दी जा सकती है कि भाई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके लिए आपको सबसे पहले उसे सिंबल्स में लिखना होगा और उसके बाद में उसे बैलेंस करना है। और कुछ केसेस में हमें सिंबल्स दिए जाते हैं और सिंबल्स दिए जाने के बाद हमें उसे बोला जाता है बैलेंस करना। तो दोनों ही तरीके आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो उम्मीद है आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और साथ में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से नई सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अलग अलग रिएक्शंस के बारे में और उनको कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में। तो थैंक यू।